हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज अगर मार्केट देखें तो मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं था। फ्राइडे के दिन जो गिफ्ट निफ्टी थी वो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई थी। बट फ्राइडे से आई मीन सैटरडे और संडे के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से मार्केट एकदम फ्लैट रहा। ठीक है, तो आज इसी चीज़ पे बात करेंगे कि मार्केट में क्या दिख रहा है, और कुछ स्टॉक्स पे भी बात करेंगे। और अभी आईएमएफ की एक और रिपोर्ट आई है तो उस पे भी बात करेंगे थोड़ा सा। तो आईएमएफ की ये रिपोर्ट आई है कि 2025 में अगर आप देखोगे इंडिया का जो जीडीपी मतलब ग्रोथ रेट था वो था 7.6%। 2026 में ये 6.5% रहने वाला है, 2027 में भी 6.5 रहने वाला है। मतलब ये प्रोजेक्शन है, हो सकता है कि 7% भी चला जाए, हो सकता है कि 6% आ जाए। ये बेसिकली प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, 2025 का काफ़ी अच्छा था। 2026 के इनिशियल डेज में हम देखें तो अभी 6.5 से 7% का आरबीआई ने भी प्रोजेक्शन किया था कि Q1 और Q2 का रहने वाला है, बेसिकली Q4 और Q1 का। ठीक है, सो ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि जो आने वाला साल है मतलब 2027 से 2030 का जो पीरियड रहेगा ना, वो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अभी जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 6 पे आ गई है, मतलब जीडीपी सॉरी इकोनॉमी 6th नंबर पे आ गई है, वो आने वाले टाइम में हो सकता है कि 4th और 3rd पे भी चले जाए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 30 के बाद से ना चीज़ें शिफ्ट होना स्टार्ट होगी, और थर्ड हम मोस्टली थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, थर्ड से ही। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया 2030 तक या फिर उसके बाद से, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी जो है वो जर्मनी है। और अभी पूरे यूरोपियन स्टेट की अगर हम इकॉनमी देखें तो मतलब बहुत ही एक रिसेशन से गुजर रही है। इंडिया के लिए वो इजी होगा, बट यूके के लिए अभी देखें, या फिर जापान की जो इकॉनमी है, इवन जर्मनी की जो इकॉनमी है, तो वहाँ पे इनका थोड़ा सा रिसेशन हिट कर रहा है। ऑटो सेल्स लास्ट टाइम अगर देखें तो बहुत सारी जो कंपनीज थी वो शट डाउन हो गई। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि और थोड़ा सा प्रॉब्लम इनके लिए हो। इंडिया इमर्जिंग कंट्री है, हमारे पास पॉपुलेशन है एक तो, सबसे बड़ा एडवांटेज है। और ये डिसएडवांटेज भी है, बट जो हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी अगर हम डिफेंस की तरफ देखें तो हम बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं डिफेंस सेक्टर में भी, जो आने वाले टाइम में हम जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको सेल कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि पहले जो इंडियन इकॉनमी इंडियंस के ही आसपास घूमती थी, अब वो इंडिया से हट के दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रहा है। जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो डिफेंस मटेरियल्स थे, डिफेंस इक्विपमेंट थे, अदर कंट्रीज़ को मतलब बेचना स्टार्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो पहले भी होता था बट उस लेवल पे नहीं होता था। बट अभी अगर 2-3 साल में देखो तो ये जो नंबर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है इंडिया को। और अगर हम रुपीज़ को छोड़ दें, जो रुपीज़ का डिवैल्यूएशन हुआ है, ऑलमोस्ट 93-94 के आसपास आ गया था। तो अगर ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता ना 83-84 तक, समहाउ हम मैनेज कर लेते हैं इसको। देखो ऑल्दो हमारे हाथ में तो है नहीं, ठीक है, बट अगर थोड़ा सा भी मतलब वहाँ पे दिखता है कि मतलब रुपीज़ जो है 83, 82 85 के बीच में अगर आ जा आ पाता है, जो कि मतलब चांसेस बहुत कम है, बट अगर हो पाता है ना तो हम इजीली फोर्थ लार्जेस्ट एक बार फिर से बन जाएंगे। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना, वो हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जो हमारा पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, ये जितनी हम फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी या थर्ड भी बन जाते हैं, फिर भी जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो थोड़ा ही चेंज होगा। अभी $2800 के आसपास है, हो सकता है कि 2030 या 2035 में ये डबल हो जाए, 5600 तक चला जाए। बट स्टिल देखो हम कहाँ पे खड़े होंगे। इवन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, आई नो इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, हम सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड क्या मतलब फर्स्ट ही हैं, सेकंड लार्जेस्ट तो अभी चाइना हो गया है। तो ऐसे करके है पॉपुलेशन में, तो ऐसे चीज़ें हैं, बट देखते हैं क्या होता है। तो लास्ट टाइम जब हमने निफ्टी पे बात की थी
तो मैंने बताया था कि 24,200 का जो लेवल है वो ठीक ठाक एक रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। अभी मार्केट देखें तो ऑलमोस्ट 24,365 के आसपास क्लोजिंग हुई है, ठीक है। बट अभी जो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है, एक बार क्लियर कर लेने दो उसके बाद से देखो। तो निफ्टी जो है अभी इस लेवल पे है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था निफ्टी ने प्रीवियसली, अगर हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद से 26,300 प्लस में गई थी, फिर वहाँ से फॉल आया, फिर 22,000, और फिर 22,000 से जो रिवर्सल आया है वो 24,300 पे आ चुका है अभी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन थोड़ा सा देखें तो प्राइस एक्शन जो बना है ऐसे बना है, ठीक है। अभी क्या है कि अभी सिचुएशन जो नई सिचुएशन है, यूएस ने ईरान पे अटैक किया है, ईरान ने जो इंडियन वेसल्स थे उन पे अटैक किया है, ठीक है। गोलीबारी हुई है, बहुत सारे मीटिंग्स भी हुए हैं। तो इस रीज़न से लग रहा है कि जो ये पीस टॉक थी कुछ टाइम के लिए, अभी से जो सेकंड पीस टॉक होने वाली थी इस्लामाबाद में पाकिस्तान में, वो एकदम से उन्होंने, ईरान ने मना कर दिया कि मतलब हम मिलने वाले ही नहीं हैं, ठीक है। इस सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि मार्केट एक बार फिर से यहाँ से नीचे की तरफ आने वाला है, ठीक है। और अगर ये मार्केट नीचे आता है तो फिर से ये इस लेवल पे एक बार फिर से रीटेस्ट होगा, मतलब 22,000 का लेवल फिर से रीटेस्ट होगा। फर्स्ट सिनेरियो ये दिख रहा है, ठीक है। और मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो फिर से हो सकता है कि एक बार यहाँ से रिवर्सल होना स्टार्ट हो जाए। फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो ये है कि सपोज मार्केट नेगेटिव जाता है, यहाँ से ब्रेक मतलब फॉल करना स्टार्ट होता है और इस लेवल को भी ब्रेक कर जाता है, फिर अपना जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 19,000 20,000 के आसपास है, ठीक है। तब अपना जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो इस लेवल पे रहेगा, सेकंड टारगेट अपना ये बन जाएगा, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। सेकंड रीज़न, सेकंड थ्योरी, सेकेंड थ्योरी ये है कि मार्केट सपोज यहाँ पे रुका है, यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर से इस लेवल पे आए, ठीक है। और फिर यहाँ से आने के बाद से एक रेजिस्टेंस फेस करे जो कि इसके पहले भी कर चुका है, ठीक है। इस इस जोन पे, इस जोन पे, और अगर इस जोन पे अगर आता है, एक सेकेंड, जो टारगेट रहेगा वो 30,000 ही दिख रहा है, ठीक है। 30,000 टारगेट रहेगा। बट डीप डाउन देखें ना तो मार्केट पॉजिटिव दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप इंडियन मार्केट देखो। इंडियन मार्केट में अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि ऑलमोस्ट 50 लाख लोगों ने अपना डिमैट क्लोज करवा दिया है, ठीक है। जिसमें से सबसे ज़्यादा उन लोगों ने क्लोज करा है जिसमें जीरोधा के नंबर्स हैं। एक तो इतने कम नंबर हैं, ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ के आसपास, ठीक है। 145 करोड़ की जनता है अपने देश में, सिर्फ 4.5 करोड़ लोग ट्रेड करते हैं, और 4.5 करोड़ में से 50 लाख लोगों ने पिछले एक साल में अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करा दिया है। अब बचे 4 करोड़, ठीक है। 4 करोड़ लोगों में ऐसे मुझे लगता है कि 20-22% ऐसे लोग होंगे जो 1 लाख या 5 लाख का कैपिटल यूज़ करते होंगे, उससे ज़्यादा वाले थोड़े ज़्यादा होंगे। बट ये मैं 20 से 22% लेके चल रहा हूँ, तो इनमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि ये मार्केट को पुल कर लें, नहीं है। जो नंबर्स दिख रहे हैं, जो डीआईआई बाइंग कर रहा है, वो म्यूचुअल फंड बहुत सारे एसेट्स से आ रहा है, बहुत सारी कंपनी से आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, ठीक है। म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस का भी पार्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए वहाँ पे वो नंबर दिख रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से देखें तो ऑलमोस्ट 9.5 से 11 करोड़ के आसपास लोग हैं। इंश्योरेंस वाला पार्ट मैंने सर्च नहीं देखा नहीं है, तो उस वाले पार्ट में भी देखें तो उस वहाँ पे भी बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हाल फिलहाल के लिए जो मैं जिस तरीके से मार्केट ऑब्जर्व करता हूँ या फिर देख रहा हूँ, वहाँ पे मुझे लगता है कि 2-3 सिनेरियोस ही बन रहे हैं जहाँ पे मोस्टली मतलब 70% चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा, 30% ही चांसेस हैं, 30% चांसेस हैं कि मतलब एक बार 30,000 के आसपास जाएगा। क्योंकि अभी देखें तो मार्केट जो है एकदम से कुछ ऐसा मार्केट में है नहीं कि एकदम से मार्केट रॉकेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में पहले तो जो रिजल्ट्स आना स्टार्ट होंगे वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट
लाएंगे। और मोस्टली देखें तो जितनी भी कंपनीज हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं कुछ खास नहीं आने वाले हैं, इस साल भी मॉडरेट ही रहेंगे। कुछ सेक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो, जैसे आईटी सेक्टर को देखा जाए, आईटी सेक्टर का वैसे ही बैंड बजा हुआ है। पेट्रोलियम ऑयल एंड रिफाइनरीज का देखा जाए तो इनका भी वैसे ही हाल है, कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो एक ही है कि अगर यहाँ पे जैसे मार्केट 26,000 से फॉल किया, 22,000 गया, फिर 24,000 पे खड़ा है, तो अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, ठीक है, डबल बॉटम बनता है, तो फिर मार्केट 22,000 टेस्ट करने आएगा। अगर मार्केट ऐसे प्राइस एक्शन बना के गिरता है, फिर से 22,000 टेस्ट होने आएगा। ठीक है, अगर मार्केट भी से रिकवर करता है तब मार्केट 26,000 के लिए जाएगा। बट 26,000 अगर जाता है तब भी वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे सेलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे बहुत छोटा सा एक स्टॉप लॉस था 21,800 का। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो 21,800 21,750 के आसपास स्टॉप लॉस था। और दूसरी चीज़ देखें तो आरएसआई भी ऑलमोस्ट 25 के आसपास आ गया था। हाँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके रिस्क एंड रिवॉर्ड जो था, हर मतलब जो इन्वेस्टर है, जो ईटीएफ में करता है, फ्यूचर में करता है, ऑप्शन में करता है, सबके लिए ये थोड़ा सा अ, अच्छा ट्रेड था, जहाँ पे रिवॉर्ड अच्छा मिलने वाला था। ठीक है, और बहुत से लोग एग्जिट भी कर चुके होंगे, बहुत से लोग बैठे होंगे। तो यहाँ पे बाइंग जिसने किया होगा, इधर वो इस साइड निकलेगा अगर मार्केट नीचे की साइड मूव करता है तो। ठीक है, बट अगर इस साइड मूव नहीं करता है तो फिर कुछ लोग कैरी करेंगे और यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो जहाँ जो लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे, मार्केट फिर से नीचे आएगा। तो ऐसे है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी एक बार फिर से 4800 पे ही है, कुछ खास इसमें ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि जब तक ये 5000 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें कुछ कह नहीं सकते। इसका भी जो प्राइस एक्शन बना है वो, देखो मेन क्या है कि इस लेवल पे या तो ये नीचे गिरे, ठीक है, डबल टॉप बना के ऊपर जाए, तब कुछ कह सकते हैं हाँ भाई चलो एक डबल टॉप बन गया फिर से। या फिर ऐसे मार्केट यहाँ पे जैसे सस्टेन कर रहा है फॉल करे, तो मेन क्या है कि ये लेवल काफ़ी क्रूशल हो जाएगा 4300 4400 के आसपास। तो यहाँ पे देखने वाला रहेगा कि मतलब ये इस लेवल पे आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो इस लेवल को सस्टेन करता है कि नहीं करता। अगर इस लेवल पे मिलता है तब फिर से फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो जाएंगी गोल्ड में, क्योंकि यहाँ से देखें तो यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 10% का ही 10% के आसपास सपोर्ट खड़ा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसके अलावा देखें तो अगर ऊपर जाता है तो हमारे पास एटलीस्ट 5200 के आसपास टारगेट रहेगा। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर एक बार फिर से 79 के आसपास है। अभी रिसेंटली 80 के अबव गया था, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं करा, अभी 80 के नीचे है। यहाँ पे भी सेम मैं कहूँगा कि 70 का सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस इसका 95 का है। अगर 80 के एबव ट्रेड करना स्टार्ट करता है फिर इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, अदरवाइज़ अगर गिरता है तो 70 आने के बाद से एक बार वेट करना बनता है। बिटकॉइन देखें तो बिटकॉइन भी ऑलमोस्ट 75 के आसपास आ चुका है, अभी रिसेंटली 78 तक गया था। और लास्ट टाइम इसमें मैंने बात की थी कि इसका 91,000 से लेकर 96,000 तक दिख रहा है। तो अगर इस लेवल पे हम एंट्री करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लेवल पे होगा, मतलब 65,000 के आसपास, यानी 10,000 का। और यहाँ से 1:2 का बन रहा है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। बेसिकली अगर स्टॉप लॉस आप यहाँ पे भी रखते हो 70,000 के आसपास, तो 1:4 का आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बनेगा। और टारगेट यहाँ पे 90,000 से लेके 95 96 तक दिख रहा है। बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि जितने भी एसेट क्लास हैं, इक्विटी है, आई मीन कमोडिटी है, बिटकॉइन है, स्पेशली कमोडिटीज़ में अभी तो ऐसा हो रहा है कि मतलब ऑयल में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग चल रही है। और ये ट्रेडिंग करने वाले बहुत से लोग हैं, मतलब इवन जो ट्रम्प का लड़का है वो भी दबा के कर रहा है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से 100% के स्ट्राइक रेट के साथ, विनिंग स्ट्राइक रेट के साथ। तो ऐसे है।